नमस्कार। अगर आपके सामने एक चॉइस रखा जाए कि आपको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है, आपके 10 जो ऑफिसर साथ में हैं उनको सुपरसीड करते हुए, वो आप सीनियर हो सकते हैं, पर आपको बनाया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी और आपको 2 घंटे दिए जाते हैं डिसाइड करने के लिए, आपका फैसला क्या होगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, हम आपको जुडिशल गैलरी का वो फैसला बताते हैं जो हुआ था 1973 में, 1973। 1969 में ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके थे जस्टिस एएन रे टू द सुप्रीम कोर्ट, और 1973 में अप्रैल का महीना जो अभी चल रहा है उसमें इनसे पूछा गया कि आपको 3 सीनियर जजेस से सुपरसीड करके मैं बना सकती हूं या आप बन सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर यह डिसाइड करने के लिए आपके पास महज 2 घंटे हैं। आप इस पर डिसाइड कर लें कि आपको बनना है या नहीं, और डिसीजन आप सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो आज हम बता दें कि डिसीजन इनका हाँ में ही था। हालांकि पॉलिटिकल, जुडिशियल गैलरीज और यहां तक कि इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत सवाल उठे थे कि आखिर ये जुडिशरी का कैसा दौर आ चुका है जहां पे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे, हो सकता है इंसेंटिव्स या बहुत सारी चीजें उनके हिसाब से चलने लगी थी, और जुडिशरी कहीं ना कहीं अपने आप को एक दबाव में महसूस करने लगा था गवर्नमेंट के। 2 घंटे दिए गए थे मात्र चुनने के लिए, और जस्टिस एएन रे साहब का कहना यह भी था कि अगर मैं नहीं चुनता तो कोई और चुन लेता, इसीलिए मुझे चुनना ही था। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उठे। खैर, उन चीजों में ना जाते हुए हम आपको बता दें कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती केस से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। हम एक छोटा सा रेफरेंस बस लेना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। 24 अप्रैल 1973 को एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर होने वाला था, इसमें कि जो 7 लोग आपको यहां पे दिख रहे थे, 7 जजेस इंक्लूडिंग जस्टिस एस.एम. सिकरी साहब, जे.एम. शिलत, के.एस. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर, डी.जे. पालेकर, जस्टिस आर.जे. रेड्डी एंड हंसराज खन्ना साहब, इन 7 ने एक मेजॉरिटी जजमेंट दिया जिसमें इन्होंने साफ कहा कि द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज गॉट lot of power to do so, but it does not has the power to amend the basic structure of the constitution। और यहां पे दाद देनी पड़ेगी जस्टिस खन्ना की, जिन्होंने इसके ऊपर भली भांति इस आइडिया को लेके आए और उनके लीगल रीजनिंग से बेसिक स्ट्रक्चर कायम हो सका। ये जजेस जो आपको यहां पे देख रहे हैं डिसेंटिंग नोट में थे, जिसमें आप देख सकते हैं एएन रे साहब नंबर 1 पे आपको दिख रहे होंगे, के मैथ्यू साहब, एम.एच. बेग, जस्टिस एस.एन. द्विवेदी, जस्टिस ए.के. मुखर्जी एंड जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब। तो ये डिसेंटिंग टोन था और ये लगभग गवर्नमेंट का फेवर कर रहे थे। यहां पे फेवर था कि बेसिक स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा आप बार बार आके मुझसे पूछ सकते हो। पर यहां पे जजमेंट कुछ और आ रहा था कि पावर तो है अच्छा खासा अमेंड करने को, पर यहां पे आ रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका अमेंड नहीं हो सकता। खैर, इसको देखते हुए फिर अब बात चालू होती है कि जिन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया कि क्या गवर्नमेंट भी उनका साथ देने वाली है, और लगभग ऐसा ही होने लगा। जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, जस्टिस जे.एम. शिलत और जस्टिस के.एस. हेगड़े को सुपरसीड करते हुए जस्टिस ए.एन. रे को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 25 अप्रैल की तारीख थी। पर सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये पहली बार नहीं था, तो अपने प्रीलिम्स के लिए फैक्ट क्लियर रखिएगा। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट समवन हु इज नॉट सीनियर इज गोइंग टू बी सुपरसीडिंग द सीनियर मोस्ट जजेस। ऐसा नहीं है। 1964 की वो बात है। इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड वंस। पीबी गजेंद्र गढ़कर साहब, द फर्स्ट टाइम दिस कन्वेंशन was breached was in February 1964 when गजेंद्र गढ़कर जस्टिस सुपरसीडेड इमाम जे। पर यहां पे जो रीजन था वो था जस्टिस इमाम was seriously unwell and he could not have continued, इसीलिए इनको सुपरसीड करके बनते हैं हमारे गजेंद्र गढ़कर साहब द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। खैर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अप्रैल और जुडिशरी की लड़ाई तो बहुत पुरानी है। एक केस आप सुनते होंगे, एडीएम जबलपुर केस। इमरजेंसी का दौर चल रहा था, आर्टिकल 359 को इन्वोक किया गया था और उसके तहत कह दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो कि ऐसे नॉर्मली भी आपको 20-21 अवेलेबल होती है, अब नहीं होगी। अब इसके खिलाफ आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का रोल सामने आने लगा। आर्टिकल 32 तो रिट्स थी जो कि आप फंडामेंटल राइट अगर कर्व हो तो आप यूज कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 जो हाईकोर्ट को पावर दी गई है बियॉन्ड द सुप्रीम कोर्ट्स पावर, ऑल्सो नॉट ओनली रिलेटेड विद फंडामेंटल राइट्स बट अदर लीगल राइट्स ऑल्सो।
बाकी जो लीगल राइट्स है उसके लिए भी आपके पास 226 के अंदर पावर है हाईकोर्ट को आपके लिए कुछ रिट जनरेट करने का, आपके लिए एक ऑर्डर पास करने का। 1975 द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी एंड अच्छे अच्छे लीडर्स जेल में थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मोरारजी देसाई साहब, सबको मीसा एक्ट के तहत अंदर कर दिया गया था। और हेबियस कॉर्पस राइट, इन सबको साफ कह दिया गया था कि ये अवेलेबल नहीं है। कुछ हाईकोर्ट्स के पास जजमेंट अब आने लगे। हाईकोर्ट के पास जब पिटिशनर गए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आर्टिकल 226 के तहत मैं हेबियस कॉर्पस दे सकता हूं, पर इसको रोकने के लिए सरकार, तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दस्तक दी और बोला कि कैसे आप हाई कोर्ट को पावर दे रहे हैं जब आप खुद ऐसा जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं। और एडीएम जबलपुर केस में एक बड़ी ही अलग सी चीज होती है। 1977 और अप्रैल का ही टाइम था। एक अलग से ही यहां पे नजारा देखने को मिल रहा था। जस्टिस एएन रे साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये इनका ऐसा जजमेंट था जो आज तक भी हिस्ट्री में जाता है कि ये कैसे सरकार के प्रति इतना अच्छा अपना रुझान रखते थे या उन्हीं के फेवर में ये जजमेंट देते जा रहे थे। जस्टिस एचएम या एमएच बेग साहब हैं, जस्टिस पीएन भगवती साहब हैं, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ जी हैं। इन चारों ने, 5 जजेस की ये बेंच बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, जिसमें चारों ने बोला था कि आपके पास अब फंडामेंटल राइट कर्ब की जाती है और आर्टिकल 226 का अब्यूज नहीं किया जा सकता है इफ द इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड। हेबियस कॉर्पस प्लस अदर राइट्स हैव बीन कर्टेल्ड। सिर्फ एक ऐसे जज थे, जस्टिस एचआर खन्ना, हंसराज खन्ना साहब, जिन्होंने बोला कि नहीं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हैज टू बी दैट नॉर्थ स्टार फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ एक अकेले डिसेंट मोड में थे, जिसका शायद इनको खामियाजा भुगतना पड़ा था ठीक उस साल में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बनने वाले थे और इनको नहीं बनाया गया और बनते हैं बेग साहब। एक अनएक्सपेक्टेड ऑनर दिया गया था बेग साहब को और खन्ना साहब को, जो कि बिल्कुल बनने की कगार पे थे, क्योंकि ठीक इनसे जो सीनियर मोस्ट जज उस समय थे वो आपके he was going to retire, the A.N. Ray साहब was going to retire and he was going to come up as the Chief Justice of India। पर चूंकि एक डिसेंट नोट ने इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया और इनकी वाहवाही दूर दूर तक होने लगी, एडिटोरियल छपने लगे। आप अगर उस समय के भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो साफ लिखा था दैट ही अलोन स्ट्राइव्ड फॉर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और इनको नहीं बनने दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अप्रैल का महीना और ये जो कवायदें होती रही हैं, जुडिशरी वर्सेस द एग्जीक्यूटिव वर्सेस द पार्लियामेंट, हैज बीन लॉन्ग इनटू द हिस्ट्री ऑल्सो। पर आज एक बात सेटल हो चुकी है, हर पिलर को अपना काम अच्छे से करना पड़ेगा और अगर कोई भी पिलर लड़खड़ाएगा तो दूसरे पिलर को उसका सहायता करना ही पड़ेगा या मदद करनी ही चाहिए। आज जस्टिस सिस्टम हमारा बहुत अलग लेवल पे इवॉल्व हो रहा है, लोगों का विश्वास जुडिशरी में फिर से जाग रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही ये विश्वास बना भी रहे। सिर्फ इसका ये मतलब नहीं कि हमें गवर्नमेंट के खिलाफ ही जजमेंट देना है, इसका ये मतलब है आपको एक लॉजिकल, रीजनेबल, एक ऐसा जजमेंट देना है जो कि आने वाले समय तक लोग याद रख सके। जैसे कि पुट्टू स्वामी केस फिर निकल के आता है जो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, एडीएम जबलपुर केस को वापस से घुमा दिया जाता है और अब आपके पास राइट टू लाइफ, लिबर्टी एग्जिस्ट करती है हर केस में। तो बहुत बेहतरीन इनोवेशंस हो सकते हैं जुडिशरी के माध्यम से, पर वो तब पता चलते हैं जब वाकई में प्रेशर हो, जब वाकई में ऐसा माहौल बने। आज के लिए बस इतना ही। नीचे वैसे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि पुट्टू स्वामी जजमेंट कब आया था और ये किसके ऊपर आया था। आप नीचे जजमेंट नीचे आप थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में कि व्हेन डिड दिस कम एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो और प्रश्न है आपके दिमाग में वाई अनअकैडमी, तो उसको दूर कर लीजिए, क्योंकि जहां पे आपको अकेडमिक कंटेंट स्ट्रांग मिले, आपको लगता है अच्छे से तैयारी हो, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो अनअकैडमी में कोशिश की जा रही है दिनों रात कि आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। एक बेहतरीन ऑफर इस समय चल रहा है जिससे अगर आप जुड़ना चाहें, CMC कोड का आप इस्तेमाल करके 50% ऑफ पा सकते हैं। तो जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे एक रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं CMC, जिसके तहत आपको 50% तक ऑफ मिलेगा और वाकई में मानिए कि आपकी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कराएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं जिसमें आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, वो आपको पड़ेगा 43725 में और आपको लगभग 50% ऑफ हर सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा लगभग। एंड हम लोग ये भी एक स्कीम लेके आए हैं कि अगर आप 2 साल तक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या उसके ऊपर का लेते हैं और अगर आपका नहीं होता है किसी एक स्टेज पे, तो हम लोग आपको एक्सटेंशन देंगे फॉर अनदर ईयर। You are going to be there with us and we are going to be there for you to crack this examination, help you crack this examination। खैर हमारे बैचेस ऑलरेडी 27 से चालू हो रहे हैं,
तो जिनका भी मन है वो अभी एडमिशन ले सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग आवर बैचेस फ्रॉम 27th ऑफ अप्रैल। CMC कोड आप याद रखिएगा, इसको लेके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। प्लस द लक्ष्य बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। जो हिंदी माध्यम में लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं, ये ऑलरेडी 20 तारीख से चालू हो चुका है और आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता, आप EMI बना के भी दे सकते हैं। तो जरूर बताइएगा। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं एंड दिस इज योर चंद्रमौली SIR। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहे चीजों के साथ। चंद्रमौली SIR। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।